हाय गाइस, मैं हूँ यश। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का लेक्चर 4। इसमें आज हम करेंगे इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो जीओसी का बेसिक है, नहीं सॉरी ऑर्गेनिक का बेसिक है। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि रिएक्शंस में जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं उनमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो गाइज मैं अभी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, लेट सी दिस। सो अभी हम इंडक्टिव फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है एक्चुअल में इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट, इट इज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इंडक्टिव फैक्ट इज इंडिपेंडेंट टू द रिएजेंट। ठीक है गाइज, ये बात आपको पता है कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थी उसके 3 टाइप्स थे: इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक जो अपने डिस्प्लेसमेंट होती है वो जो होती है एक मतलब रिएजेंट जो होता है उसके इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये बात तो अपने को पता है, जो फर्स्ट लाइन है वो अपने को पता है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में हमने क्या देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, दैट मीन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट विल डिक्रीज। अभी इसका क्या मतलब है, देखो गाइस, एक मतलब कार्बन चेन है। ठीक है, कार्बन चेन में हमने क्या किया कि एक जेड कोई एटम लगा दिया हमने उसमें। ठीक है, अभी एक, चलो छोड़ो ये बात ना, आगे जो मतलब हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है depend on the electronegativity of the atom। कि मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना गाइस, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अभी यार ये फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। अभी आप लोग कहोगे कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब हैं पीरियोडिसिटी में। मैंने जो किया अभी, मैंने पीरियोडिसिटी की भी वीडियो डालनी शुरू कर दी है। इस वीडियो के साथ ही पीरियोडिसिटी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ हम पीरियोडिसिटी भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको ये सब कंसेप्ट समझ आने लग जाएंगे। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट बटा होता है 2 टाइप्स में, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, प्लस आई में क्या होता है कि देखो ये अपना देखिए गाइस, यहाँ पे जो ये कार्बन एटम्स हैं, ओहो ये वाले जो कार्बन एटम्स हैं इनमें मतलब एक यहाँ पे एक जेड एटम लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट का एक टाइप। ठीक है, उसमें जो जेड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्या होता है, माइनस आई में जो ये कार्बन एटम्स की चेन है, यहाँ पे जो ये जेड एटम लगा हुआ है ये, ठीक है, ये जो जेड एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा होती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ज़्यादा है, ये सब क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो गाइज, जब भी कार्बन एटम से जेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्लस आई की, तब जो जेड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की चेन में डोनेट करेगा। ठीक है गाइज, कार्बन की चेन में वो एटम्स को डोनेट करेगा, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है गाइज, लेकिन सॉरी गाइज, तो जब माइनस आई की बात होगी तो जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी सॉरी गाइज, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन चेन में से निकल के जेड की तरफ आएंगे। एक हम इनको मतलब एक 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है, जेड जो प्लस आई का है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो माइनस आई का है। ठीक है, इन 2 ग्रुप्स में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एक ऑर्डर लिखा हुआ है प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, ये आपको जस्ट याद करने के लिए लिखा हुआ है, आपको उसको याद करना है। इसके जो पीडीएफ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है गाइस,
तो अभी हम आगे चले तो प्लस आई का ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो है CH3 नेगेटिव, NH2 NH2 नेगेटिव, O नेगेटिव, CO2 नेगेटिव। यहाँ पे देखो अभी H3C थ्राइस, ये जो नीचे 3 लिखा होता है ना, इसको हम थ्राइस, ट्वाइस, बस 4 का मुझे पता नहीं है, फ्राइस मैं ऐसा बोलता हूँ इसका, फ्राइस, ठीक है। तो वो एक्चुअल में नहीं होता, कुछ और होता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, छोड़ो। सो जो 3 नीचे लिखा होता है ना उसको थ्राइस बोलेंगे। तो आगे कार्बन एटम से अटैच है, यानी कि एक कार्बन 3 आगे कार्बनों से अटैच है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि CH3 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 एक कार्बन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टर्शियरी डिग्री एल्काइल, ठीक है। तो अभी सेकेंडरी डिग्री एल्काइल उसका मतलब सेकेंडरी डिग्री एल्काइल का जो सही इफेक्ट है वो प्राइमरी डिग्री एल्काइल से ज़्यादा होता है। फिर CT3 CD3 CH3 TH नहीं TDH, ठीक है। TDH क्या होती है, ये जो T एंड D है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ट्रीटियम एंड ड्यूटेरियम, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, H1 मतलब नीचे जो हम लिखते हैं यहाँ पे ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये होता है हमारा एटॉमिक मास, और यहाँ पे हमारा होता है एटम का सिंबल, यानी कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है गाइस। तो हाँ हम देख सकते हैं कि जो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास है उसमें चेंज आ रहा है, ट्रीटियम का एटॉमिक मास है जो उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जस्ट 1 ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रीटियम का 3 है। अभी मास का क्या फैक्टर है, मास का क्या फैक्टर है, अभी मान लो हमने 10 किलो आलू लिए, ठीक है। एक लिफाफे में हमने 10 किलो आलू डाले हैं और एक लिफाफे में हमने 12 किलो आलू डाले हैं, ठीक है। देखने में तो एक जैसे लगेंगे, या मान लो चलो डिफरेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 किलो आलू ले लिए हमने एक लिफाफे में, तो देखने में भी अलग है, ठीक है। लेकिन है तो एक चीज़ ना, है तो दोनों में आलू, लेकिन मास किसी का कुछ है किसी का कुछ है, ठीक है। वैसा ही इसमें हो रहा है कि तीनों है तो एक ही चीज़, मतलब है तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, लेकिन जैसे जैसे आइसोटोप बढ़ रहे हैं, यानी कि ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, ठीक है, इनके जो एटॉमिक मास है उनमें चेंज आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक लाइन लिखी है नीचे, हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी द डोनेशन पावर। अभी इसका क्या मतलब है, देखो गाइस, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है, इनमें से जो ट्रीटियम है उसका वो मतलब वो हाइड्रोजन का सबसे हैवियर आइसोटोप है। आइसोटोप यानी कि जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ये आपको 10th तक पढ़ाया जाता है, आगे भी यही पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं है। तो चलिए फिर, ठीक है। तो डोनेशन पावर उनकी ज़्यादा होती है, या डोनेशन का मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं कंपैरिजन टू उनके स्मॉल आइसोटोप्स की। सो गाइस आगे चलते हैं। अभी इसमें ऑर्डर ऑफ -i इफेक्ट, ठीक है। अभी माइनस हमने पीछे किया था प्लस आई का ऑर्डर, और अब हम कर रहे हैं -i का ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें OF2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NCl3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, CN, CHO, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OROH, ठीक है। ये सब होते हैं -i के इफेक्ट के ऑर्डर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अभी ये क्या है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समझ आ नहीं रही है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर फिर से डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छे से तो पीरियोडिसिटी में समझ आएगी, तो वो मैं साथ के साथ डालने लग रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का क्या मतलब होता है वो आपको नेक्स्ट पेज पे समझ आ जाएगा। सो गाइस अभी मैंने परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हम
इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के हमारे पास होते हैं दो मेथड्स। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चेक कर लें, या फिर एक होता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये फिर से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आ गया। अरे शांति रखो, समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, पहले हम करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि हम इनको याद कर लें कि किसकी कितनी होती है। जैसे कि लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 1.5 होती है, बोरोन की 2 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम की 1.2, एल्यूमिनियम की 1.5, सिलिकॉन की 1.8, फॉस्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.4 एंड लास्ट वन इज द क्लोरीन, दैट इज 3। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है गाइस, यहाँ से लेके यानी कि एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट ही है ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, वो होगी इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अप टू डाउन जाते हुए यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे याद रख सकते हैं। लिथियम टू फ्लोरीन, ठीक है, एक ही लाइन में आते हैं यानी कि एक ही पीरियड की हैं सभी के सभी। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, हिंदी में अगर किसी को काउंटिंग आती है तो अच्छी बात है, इंग्लिश में मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है गाइस, सो इसमें अभी क्या हुआ, कि जो मतलब अपना हाँ 10 से लेके 40 तक 5-5 के गैप के साथ, मतलब 10 से लेके 40 तक 5 डिजिट्स के गैप के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद कर लो, मतलब काउंटिंग याद कर लो। ठीक है, काउंटिंग तो याद है ही है। ठीक है, वो तो मतलब कहानी खत्म होगी। तो लिथियम से फ्लोरीन तक 10 से 40। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है सोडियम टू क्लोरीन में, ये हमारा थर्ड पीरियड होता है। ठीक है, थर्ड पीरियड में क्या होता है कि सोडियम टू सल्फर 3 का टेबल है, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है गाइस, क्लोरीन में बस या तो ये समझ लो कि भाई 3 है, मतलब 3 है, 3 का टेबल है। ठीक है, या फिर ये समझ लो कि 3 9 जा 27 होता है, आई थिंक सो, हाँ 27 होता है, 3 9 जा 27 होता है। तो उसको काट दो, रह गया क्या लास्ट वाला 30, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली याद कर सकते हैं हम। तो अभी नेक्स्ट पेज पे आ गए हम नेक्स्ट पेज पे, दैट इज, इसमें आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को हम कैसे मतलब चेक कर सकते हैं कि किस में कितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है। ठीक है गाइस, 3 मेथड वी कैन चेक एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन, एक तो हम हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर सकते हैं एस कैरेक्टर को, एक बॉन्ड एंगल के साथ, एक होता है रिंग साइज के साथ। ठीक है, इन 3 मेथड के साथ हम चेक कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, नहीं सॉरी अपना क्या नाम था उसका यार, भूल गए, कोई बात नहीं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन में क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाइब्रिडाइजेशन देखो आपके सिलेबस में भी है। हाइब्रिडाइजेशन में जो इसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन में जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तब उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है वो होता है 50%। ठीक है, sp2 में 33% होता है, sp3 में 25% होता है। वो हम चेक कैसे करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो एसपी में क्या होता है कि जैसे देखो मान लें हमने एक ले लिया आधा लीटर दूध ले लिया और आधा लीटर पानी ले लिया, उन दोनों को मिक्स कर लिया तो उसमें क्या है कि एस करेक्टर यानी कि जो पानी है, हम एस करेक्टर को पानी में जूम कर लेते हैं तो 50% टोटल जो मतलब अभी हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया पानी और दूध का, तो उसमें 50% जो है पानी है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको बेचने गए तो सामने वाला कस्टमर कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो, सरेआम पानी मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे तो बिकने वाला नहीं है, तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा और दूध ऐड कर दिया और पानी घट के कितना रह गया 33%। ठीक है, लेकिन फिर भी सामने वाला मान नहीं रहा, लेकिन हमें पानी तो मिक्स करना ही है, ऐसे तो बिकेगा ही नहीं, मतलब बचेगा ही नहीं कुछ यार। ठीक है, तो sp3 में क्या किया हमने, 75% तो हमने कर दिया दूध, लेकिन बाकी का जो बचा है 25% वो हमने कर दिया पानी। ठीक है, तो बच भी गया और अगले को पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, ये होता है। तो डाउन साइड हम जैसे देख सकते हैं कि 50, 33, 25, यहाँ पे एस करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एस करेक्टर के साथ डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो बढ़ेगा, मतलब एक्स करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे तो घट रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी डाउन साइड sp2 sp3। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और एस करेक्टर के, तो वो भी घटेगा। प्लस आई इन्वर्सली होता है, इसलिए वो बढ़ेगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, मतलब नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल। अभी बॉन्ड एंगल क्या होता है कि बॉन्ड एंगल देखो, मान लो हमारे पास तो गाइस बॉन्ड एंगल क्या होता है कि देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हमने मान लो एक CH4 ले लिया। ठीक है, अभी CH4 हम कैसे लेंगे, ऐसे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो सेंटर में ना ये वाला, ये हमने कार्बन एटम ले लिया, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है और एक H यहाँ पे है। ठीक है, ये 4 H लगे हुए हैं इसके साथ। इसमें क्या है कि यहाँ से, एक मिनट छोड़ो इसको, पहले ये देखो ये होता है sp का स्ट्रक्चर। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक जो 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि ये लीनियर है। sp में जो शेप बनती है, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, उसमें जो एटम्स की शेप बनती है वो होती है लीनियर शेप, ऐसे 180 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए बॉन्ड एंगल sp का जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि sp2 में कितना होता है। ओहो एक मिनट यार, ये देखो ये ट्रायंगुलर। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक sp2 कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये इसके 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये जो है 120 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये देखो यहाँ से 120 डिग्री है, यहाँ से 120 डिग्री है और यहाँ से भी 120 डिग्री ही है। ठीक है, और मेरा फोर्थ पेन कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ये देखो ये बन जाता है हमारा टेट्राहेड्रल शेप का। एक मिनट, ठीक है अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो ये देखो ये होता है टेट्राहेड्रल शेप का, यानी कि CH4। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और बीच में कार्बन एटम। ठीक है, तो ये इसके जो बीच में एंगल होता है, ठीक है, वो होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पता लग गया। तो अभी डाउन साइड क्या हो रहा है, हम क्या देख पा रहे हैं, सॉरी गाइस,
तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार, नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डाउन साइड आते हुए sp2 sp3 आते हुए जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 180 था, फिर 120 हुआ, फिर 109 डिग्री हो गया, ठीक है। एस करेक्टर भी डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, तो प्लस आई और माइनस आई पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो आपको पता ही है, और मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, अभी हम आ गए रिंग साइज पे। रिंग साइज ये देखो, ये मतलब जब भी जो एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, वो एक साइकिल शेप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागनल, हेक्सागोनल, ये वगैरह जो जब शेप बना लेते हैं ना, तब हम इनको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इसमें मैंने नीचे नाम भी लिखे हुए इनके। हमने पढ़ा था कि 10 तक हमने पढ़ा था कि मेथ, इथ, प्रॉप वगैरह वगैरह ये सब इनके मतलब नेमिंग के लिए होते हैं यूज़, ठीक है। तो इनमें साइकिल्स में अगर हम लिखें तो साइक्लोप्रोपेन लग जाता है, साइक्लोब्यूटेन लग जाता है, साइक्लोपेंटेन लग जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है। जब भी हम साइकिल्स में इनके साथ कोई भी मतलब अगर हम मतलब डील कर रहे हैं इनके साथ, तो कभी भी हम इनर एंगल के साथ इनके साथ डील नहीं करते, हम सिर्फ आउटर एंगल के ऊपर जो भी करते हैं, मतलब कुछ भी अगर हमें एटम अटैच करना है या कुछ और करना है, एच रिमूव करने हैं या कुछ भी करना है, तो हम आउटर एंगल से करते हैं डील। इनर एंगल से हम इसके साथ कोई डील नहीं करते, ठीक है, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर एक पेंटागनल, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते ऐसे, ठीक है, जो आउटर एंगल है वो सभी का डिक्रीज होता जा रहा है, और जो इनर एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इस साइड जाते हुए आउटर एंगल तो हो गया डिक्रीज, तो आउटर एंगल डिक्रीज हो गया तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, माइनस आई डिक्रीज हो जाएगा, प्लस आई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना होता है इसमें। अभी हम एक कुछ मतलब, एक मिनट गाइस, सॉरी। तो गाइस अभी हम कुछ मतलब उन साइकिल वाले जो इंडक्टिव इफेक्ट वाले क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है एक साइक्लोप्रोपेन है और एक साइक्लोब्यूटेन है जो आपस में जुड़े हुए हैं। अभी मैंने इस पर लिखा हुआ कि एक पे माइनस आई है, एक पे प्लस आई है, एक पे माइनस आई है, एक पे प्लस आई है। तो ऐसा क्यों है? देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि आउटर एंगल से हम डील करेंगे, जिसका आउटर एंगल ज़्यादा है उसका प्लस आई कम है, और जिसका आउटर एंगल कम है उसका प्लस आई ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोपेन में जो ये मतलब प्रोपेन में जो आउटर एंगल है वो ज़्यादा है, ठीक है गाइस। ये सॉरी गाइस, ये कई बार होता है। तो प्रोपेन में आउटर एंगल जो है वो ज़्यादा है। तो हम कहाँ थे गाइस? हम थे मतलब प्रोपेन पे, सॉरी क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो प्रोपेन का जो आउटर एंगल है वो होता है ज़्यादा कंपैरिजन टू, मतलब अगर कंपेयर करें साइक्लोब्यूटेन से, ठीक है। तो इसीलिए उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया, आउटर एंगल जो है ज़्यादा हो गया, तो माइनस आई इफेक्ट आ गया उस पर, और उस पर आ गया प्लस आई इफेक्ट, ठीक है गाइस। और जो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रिलेटरल के साथ जुड़ा मतलब एक साइक्लोब्यूटेन के साथ जुड़ा हुआ है एक साइक्लोपेंटीन, ठीक है गाइस। अभी प्लस आई और माइनस आई को पता लगी गया होगा कैसे हुआ, फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार। जो साइक्लोब्यूटेन का जो आउटर एंगल है वो साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा है, इसीलिए उसका माइनस आई इफेक्ट है और उसका प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है ये हेक्सेन वाला, तो ये रहा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं जानता हूँ आपकी निगाह कहाँ पे जा रही है, बट वहाँ पे अभी नहीं जाना, पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे उसके बाद करेंगे। मैं देख सकता हूँ, नहीं सॉरी मैं नहीं देख सकता, लेकिन मुझे पता है कि आपकी निगाहें इस टाइम कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले। तो हेक्सेन का जो है जो आउटर एंगल वो है कम,
एज कम्पेयर टू पेंटीन। ठीक है, तो इसीलिए पेंटीन पे तो आ गया माइनस आई और हेक्सीन पे आ गया प्लस आई। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे है वो, दैट इज दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जहाँ पे आप ज़्यादातर देख रहे थे। इसमें क्या दे रखा है, ऐसा क्या है इसमें, मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम बॉन्ड एंगल के साथ चेक कर रहे थे, सॉरी रिंग साइज के साथ चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे हम डील करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे। अभी देखो दोनों के दोनों प्रोपेन है, ठीक है, सॉरी एक प्रोपीन है और एक प्रोपेन है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, जो ये वाला जो प्रोपेन है ना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, और जो ये वाला प्रोपेन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बट ऐसा कैसे हुआ, वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लेके चलते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा, एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये ऐसे वाला निशान है ना, ये होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जो बॉन्ड है उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, बट जो ये जो पाई वाले बॉन्ड है ना, इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है यानी कि ये वाला, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो होती जाती है sp3। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो ये वाला कार्बन है, इसमें एक सिग्मा, एक यहाँ पे एक सिग्मा और एक यहाँ पे सिग्मा है, इसके 3 सिग्मा है और एक पाई है। पाई को हम काउंट नहीं करेंगे, 3 सिग्मा है तो ऐसे यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक, सॉरी ये फिर से आ गया, तो मेरे ख्याल से अभी आप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो इसके कारण जो जहाँ से साइक्लोप्रोपेन अटैच है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp2। ठीक है, sp2 और इसकी sp3, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा हो गया sp2 के कारण, तो माइनस आई इफेक्ट और उस पर प्लस आई इफेक्ट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा आज तक का, सॉरी आज तक न्यूज़ चैनल नहीं, अभी तक जो हमने किया है इसमें GOC में, वो आप सभी को समझ आ गया होगा। मैंने पीरियोडिसिटी की भी वीडियो इसी के साथ अपलोड किया है, अगर मतलब इसके साथ साथ अब वो भी चलेगी, तो मैं चाहता हूँ आप उसको भी देखिए। अगर उसको देखोगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आने लगेंगी। ठीक है गाइस, तो कीप इट अप एंड घर पे रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और वायरस से बच के रहिए। बाय बाय।